दिस इज चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। होपफुली आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और उसको यार लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं भी करा तो कर दो। और इस पार्ट में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स और बहुत सारी चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाए। लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो आज डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट पीरियड गोल्स। अब शॉर्ट पीरियड गोल्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, यानी कि ये लगभग हर प्लान के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते थे कि जो प्लान्स करंटली हम लोग 13th प्लान में चल रहे हैं और 12 प्लान हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो शुरू के 12 प्लान्स थे उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किन ऑब्जेक्टिव्स पे बेस वो प्लान्स बनाए गए थे, ये हमने करना है। ये टेबल आपको मेरे अकॉर्डिंगली लर्न कर लेनी चाहिए। कुछ भी आप मेमोरी टेक्निक के अकॉर्डिंगली इसको लर्न करें, लेकिन ये टेक्निक लर्न होनी चाहिए, टेबल लर्न होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर देखें तो फर्स्ट प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? सबसे पहले प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि हम लोग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1951 में फर्स्ट प्लान आया था। तो 1951 में हम लोग उस टाइम पे हेविली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उसका मेजर फोकस भी था हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सेकंड प्लान जब आया तो वहां पर हमने अपना जो एक एरिया ऑफ फोकस था वो चेंज करा, कहां से? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ। तो दूसरे प्लान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। थर्ड प्लान में हमने चेक करा, अपना फोकस बदला और कहां आ गए हम? सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम लोग इतना ज्यादा फूड ग्रेन्स ग्रो करेंगे कि हम खुद अपने लिए क्रॉप्स ग्रो करेंगे एज वेल एज हम बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। फोर्थ प्लान इज प्राइस स्टेबिलिटी। फोर्थ प्लान में जो मेजर फोकस था वो ये था कि प्राइसेस स्टेबल रहें और हमारी मैन पावर का, यानी कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, फुलर यूटिलाइजेशन हो। फिफ्थ और सिक्स प्लान जो कि काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उस पर फोकस करा गया था मेजर हमारे कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर। नेक्स्ट नंबर सेवेंथ प्लान। सेवेंथ प्लान में क्या था? ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जो फोकस करा गया था वो करा गया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। ये भी अल्टीमेटली मदद करेगा पॉवर्टी को ही दूर करने में। इसके बाद एट्थ प्लान में अगर देखें तो यहाँ पर भी फुल एम्प्लॉयमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई थी 1 मार्क के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये एट्थ प्लान। एट्थ प्लान में फुल एम्प्लॉयमेंट पे और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे, कि एजुकेशन सब तक पहुंचे, इस पे फोकस करा गया था। नाइन्थ प्लान की अगर बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। फोकस करा जा रहा था एनवायरमेंट के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर और ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। टेंथ प्लान में हमने देखा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड मिले, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, ये 10th प्लान में डिस्कस करा गया था। 11th प्लान वापस से घूम फिर के पॉवर्टी पर ही आया, पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। और जो लास्ट प्लान 12th प्लान हमने कवर अप करा है, जो अभी तो फिलहाल हम 13th प्लान में। 12th प्लान में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें ग्रोथ देखने को मिले, जो ग्रोथ अप्रोच है वो शॉर्ट टर्म की ना हो, लॉन्ग टर्म की हो। तो ये थे कुछ प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम शॉर्ट पीरियड गोल्स भी बोल सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक एग्जाम के लिए रहेगा। तो ये इट इज मोर ऑफ अ लर्निंग टॉपिक, आप इसको ध्यान से लर्न करो, और वीडियो में कवर करना था तो मैंने कर दिया। इसके बाद आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज टिल 1991। 1991 में हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको अब हम फर्दर अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन 1951 से 1991 का, 51 टू 1991, ये जो 40 साल का 40 इयर्स का जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या फीचर्स रहे प्लानिंग के वो हमने डिस्कस करने हैं। तो इन 40 इयर्स में सबसे पहला जो मेजर फोकस था वो था पब्लिक सेक्टर पे। इसमें जो फीचर्स थे वो थे हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को एक ग्रेटर रोल दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि एक जो सोशलिस्टिक पैटर्न हम चाहते थे, सोसाइटी को आगे बढ़ाना हम चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर अगर काम करता तो वो काफी एक्सपेंसिव होता और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता, सोसाइटी के लिए काम ना करता। तो वहां पर जो मेजर फोकस था, इंपॉर्टेंस थी, वो दी गई पब्लिक सेक्टर को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा था
और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे ताकि ये लोग हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अफेक्ट ना करें और उनको एक बहुत मेजर कंपटीशन ना दें। तीसरा जो था वो था फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी कंट्री के ग्रोथ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर पढ़ा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उससे कई गुना इनकम जनरेट होता है इकोनॉमी में। तो ये हमने मल्टीप्लायर में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी फोकस जो करा गया था वो करा गया था सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे, ताकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा इनकम जनरेट होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा और इकोनॉमी में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके बाद फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या है कि ये पॉलिसी है जो ये बताती है कि जितनी भी चीज़ें हम फर्दर या पहले इंपोर्ट कर रहे थे अब हम वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ही इनको प्रोड्यूस करेंगे, खुद बनाएंगे। तो दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपनीज को रोका जा रहा था टू एंटर इंडियन मार्केट्स ताकि वो हमारे जो इंडस्ट्रीज को बहुत मेजर कंपटीशन दे रहे थे वो ना दें और हम खुद अपने दम पे कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाएं और उनकी एक अच्छी मार्केट क्रिएट कर पाएं। लास्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। यहाँ पर बात हो रही है एफडीआई की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी रोक दिया गया क्योंकि अगर एफडीआई होता है तो फिर से एमएनसीज आएंगी, वो बहुत मेजर कंपटीशन देंगी और हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स उन मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ, और उनकी कॉस्ट बहुत कम आती है, उन्हें कम्पीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रादर देन लोन से एक बेटर ऑप्शन माना गया एज कम्पेयर टू एफडीआई। तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया फॉरेन कैपिटल को भी। ये हमारे दो टॉपिक्स हमने कवर करे, शॉर्ट पीरियड गोल्स और फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज टिल 1991। दो टॉपिक्स और बचते हैं बस, गुड इम्पैक्ट्स और बैड इम्पैक्ट्स, वो डिस्कस करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना रहे हो नोट्स बना लो। मैं 1 सेकंड में आया, आप पॉज करो और नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 2 टॉपिक। चलो बचे हुए 2 टॉपिक खत्म करते हैं, जिसमें से एक है अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग और दूसरा है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग की बात हो रही है? 1951 से लेके 1991 तक जो हमने प्लान्स बनाए हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, दोनों को कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले अचीवमेंट की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी जीडीपी। जीडीपी में हमें ग्रोथ देखने को मिली इन बिटवीन द ईयर्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि 1951 में हमारे पास जो जीडीपी, हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, उस पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली ड्यूरिंग दिस 40 ईयर्स। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो हमारा टारगेट था क्या वो ग्रोथ देखने को मिला, तो आंसर है नहीं। जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंगली तो ग्रोथ नहीं हुआ, बट कंपैरेटिवली एक ग्रोथ देखने को मिला कि पिछले साल जीडीपी अगर कम था तो उससे तो इम्प्रूव हुआ ही है। तो हमें एक इंक्रीज इन जीडीपी देखने को मिला बिकॉज ऑफ दीज प्लान्स। दूसरा, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक जो मेंटालिटी थी, एक जो माइंडसेट था लोगों का, उसमें चेंज देखने को मिला। लोगों ने पैसा कमाया तो एक हैबिट डेवलप हुई सेविंग की एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो ग्रोथ तो होगा ही होगा। उसके बाद ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले इंडस्ट्रीज में। बहुत सारी एक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जिन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले करा कंट्री के डेवलपमेंट में। इसके बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों पॉइंट्स को मैं चाहूंगा कि आप एक साथ कंसिडर करें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक 2 चीज़ें आती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसमें सारे के सारे जो आपने पढ़े ही हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टडीज़ में आपने 11th में ऑक्सिलरीज पढ़े थे, वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर ग्रोथ देखने को मिला था इन पीरियड में, क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो कंट्री बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्कूल्स कॉलेजेस होंगे, उतनी बढ़िया हम लोगों को शिक्षा पढ़ाई मिलेगी। पढ़ाई अच्छी होगी तो अपने आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। उसके साथ साथ बैंकिंग का रोल तो आप समझते ही हो, कम्युनिकेशन का रोल तो आप समझते ही हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा था इन बिटवीन 1951 टू 1991। अब ये चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर ये अचीवमेंट है तो यही एम्प्लॉयमेंट को मैं फेलियर भी बोलूँगा अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ ये है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि कोई भी गवर्नमेंट कोशिश करे
उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएगी जितना रिक्वायर्ड है। तो इन दैट केस जब मैं फेलियर्स की बात करूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता रहा और आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ तारीफ करनी थी तो हम तारीफ के फॉर्म में बोलेंगे कि हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जो एक्चुअली हुआ भी था। बट अब हम बात कर लेते हैं फेलियर्स की, कि इतना सब करने के बाद, सारी प्लानिंग करने के बाद, प्लान्स बनाने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में आज तक भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि 1991 तक वो फेलियर्स थे, इनफैक्ट ये आज भी फेलियर्स हैं। सबसे पहली चीज पॉवर्टी। पॉवर्टी एक ऐसी चीज है, गरीबी एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्री से कभी जा ही नहीं रही है। बिल्कुल भी जितना मर्जी कोशिश कर लो आप, पॉवर्टी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हम पॉवर्टी में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है, एक मेजर फेलियर जो था वो था पॉवर्टी, जो नहीं हो पाया था इतनी प्लानिंग के बाद भी। दूसरा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई, राइज इन प्राइस भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हमें परेशान करता रहा और आज भी हमें एक परेशानी का कारण बना हुआ है। इन्फ्लेशन बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो हमारी इकोनॉमी में आ रही है। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम बन के खड़ा है हम सबके सामने। इसके बाद आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इनएडिक्वेट था। 40 साल की प्लानिंग के बाद भी हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। लास्ट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि सभी जो फैसिलिटीज थी वो देने के बावजूद भी एक डिफरेंस बन गया था बिटवीन वेरियस क्लासेस इन द सोसाइटी। अलग अलग क्लासेस डेवलप हो गई थी, कुछ बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए थे और कुछ डेवलप हो गए थे। इसी वजह से गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा रिजर्वेशंस। ये रिजर्वेशंस बिकॉज ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस करा गया था ताकि जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं उन तक हम लोग बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। तो ये सब बेसिक फेलियर्स थे जो इस 40 साल के प्लानिंग के थे और ये सब अचीवमेंट्स थे इसी प्लानिंग के। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नोट्स आपने साथ साथ बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। थोड़ा डिटेल में जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो एक्सप्रेस करके आना, लिख के आना, बुक से रीड करो। आप जो भी बुक यूज करते हो आपको सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इतना ही आज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3. So thanks a lot guys. Make sure to like this video, give your valuable comments in comment section, as well as make sure to share this video with your friends. So that's all for today. Thank you so much. कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।